नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, चुनाव आते ही मोदी के सुर, लय, ताल, राग सब बदलने लगते हैं। एक बार फिर इसकी नई मिसाल सामने आई है। इस साल देश में 2 राज्यों में चुनाव होने हैं। पहला चुनाव दिल्ली में है और उसके बाद बिहार में। दिल्ली में तो अब चुनाव में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। वहीं बिहार में साल के दूसरे हिस्से में जब चुनाव होंगे तब एनडीए का क्या रंग रूप होगा या क्या रंग रूप रह जाएगा, इसका ठिकाना नहीं। और इसीलिए अब मोदी के अंदाज बदल गए हैं। हाल ही में मोदी ने किसी पॉडकास्ट में पहली बार हिस्सा लिया है। पॉडकास्ट क्या, ये इंटरव्यू ही है। पॉडकास्ट कहा जा रहा है। देख लीजिए, इंटरव्यू का ही शक्ल है। खैर, लेकिन यह गौरव मोदी के चहेते किसी पत्रकार को नहीं मिला, बल्कि निखिल कामत को मिला है। निखिल कामत के बारे में आप सब जानते हैं कि वो एक कंपनी के, ब्रोकरेज कंपनी है, उसके सीईओ हैं। मोदी ने निखिल कामत के साथ ही पॉडकास्ट क्यों किया, यह अलग चर्चा का विषय है। लेकिन इसमें उन्होंने जो बातें कही, उन पर अब सियासी हलचलें तेज हो रही हैं। एक तरफ मोदी ने इस चर्चा में मान लिया कि वो भगवान नहीं बल्कि इंसान हैं, यानी वो नॉन बायोलॉजिकल नहीं है बल्कि वो बायोलॉजिकल है, मनुष्य हैं, इंसान हैं, और उनमें उनसे भी गलती होती है। यानी इंसान जैसे गलतियां करता है वैसे नरेंद्र मोदी से भी गलतियां होती हैं, और इस आधार पर वो कह रहे हैं कि मैं भी मनुष्य हूं, इंसान हूं। इस पर कांग्रेस ने उन्हें घेरा है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। क्या कुछ कहा है, आइए सबसे पहले जयराम रमेश के इस ट्वीट को देख लेते हैं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ है उनके इंटरव्यू में भी, लेकिन उसके अलावा बिहार में जो कुछ चल रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। इधर देखिए, जयराम रमेश कह रहे हैं, ये बात वो व्यक्ति बोल रहे हैं जिन्होंने 8 महीने पहले ही खुद को परमात्मा का स्वयंभू अवतार घोषित किया था। ये स्पष्ट रूप से डैमेज कंट्रोल है। ये स्पष्ट रूप से डैमेज कंट्रोल है, ये कह रहे हैं जयराम रमेश। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां, क्योंकि जयराम रमेश भी लगातार इन्हें नॉन बायोलॉजिकल कह के पुकारते रहे हैं। वहीं मोदी ने इस इंटरव्यू में गोधरा हिंसा पर, गोधरा जो कांड हुआ था उस पर भी अपने मन की बात रखी है। मोदी ने कहा है कि 2002 में गोधरा में हुई हिंसा को देखकर मन बहुत दुखी हुआ। आइए जरा सुन लेते हैं गोधरा पर क्या कह रहे हैं। गोधरा कांड 2002, आपको याद होगा। उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी आप सब जानते हैं, लेकिन जो उस समय के सियासी हलचलों को समझते रहे हैं, देश के हालात को समझते रहे हैं, वो सब तो, और खासकर पत्रकार साथी तो बिल्कुल जानते होंगे कि गोधरा कांड क्या था। आइए सुन लेते हैं उस पर नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। मैं 24 फरवरी 2002 को जीवन में पहली बार एमएलए बना। 24 फरवरी 2002। 27 फरवरी पहली बार मैं असेंबली में गया। जीवन में पहली बार विधानसभा गृह में गया। मेरी एमएलए की आयु 3 दिन थी और अचानक गोधरा में इतना बड़ा कांड की खबर आने लगी। ट्रेन में आग लगी है, धीरे धीरे खबर आई, मरने। तो मैं बहुत ही स्वाभाविक, जो भी रेस्टलेस का हो, जो भी, क्योंकि मैं चिंतित था। मैं हाउस में था। हाउस में मैं निकलते ही मैंने कहा भाई मैं गोधरा जाना चाहता हूं। तो मैंने कहा यहां से बड़ौदा जाएंगे, बड़ौदा से हम हेलीकॉप्टर लेंगे। तो बोले हेलीकॉप्टर तो है नहीं। तो मैंने कहा किसी का देखो। तो ओएनजीसी का शायद था, तो सिंगल इंजन था। तो उन्होंने मना कर दिया, वीआईपी को नहीं ले जा सकते। मैंने कहा मैं वीआईपी नहीं हूं, मैं कॉमन मैन हूं, मैं जाऊंगा। तो बड़ा झगड़ा हुआ हमारा। मैंने कहा मैं लिखित देता हूं, जो कुछ भी होगा मेरी जिम्मेवारी है, मैं सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर से जाऊंगा। और मैं गोधरा पहुंचा। अब वो दर्दनाक दृश्य, इतने डेड बॉडी है, सब आप कल्पना कर सकते हैं। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी सब कुछ हुआ जो होना था, लेकिन मुझे मालूम था कि मैं एक ऐसे पद पर बैठा हूं कि मुझे मेरे इमोशंस को, मेरी जो नेचुरल टेंडेंसी मनुष्य की होती है, उन सब से बाहर रहना होगा, सबसे ऊपर रहना होगा। और जो भी कर सकता हूं करके मैंने कोशिश की अपने आप को संभालने की। तो सुन रहे थे आप, यहां पर नरेंद्र मोदी जो हैं वो साफ साफ अपनी बात कह रहे हैं। हालांकि गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते कह रहे हैं कि मैंने अपनी भावनाओं पर काबू रखा। जैसे ही मुझे सूचना मिली, विधानसभा से निकलते ही मैंने कहा कि मैं गोधरा जाना चाहता हूं। हम पहले बड़ौदा जाएंगे, वहां से हेलीकॉप्टर लेंगे। मुझे बताया गया कि हेलीकॉप्टर नहीं है। मैंने कहा कि देखिए किसी का मिल जाए तो, और एक ओएनजीसी का सिंगल इंजन वाला हेलीकॉप्टर मिला।
गोधरा जाने के लिए केवल एक सिंगल इंजन वाला हेलीकॉप्टर उपलब्ध था और सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें जाने से मना किया था, फिर भी मैंने जोखिम उठाया। ये बात यहां कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। मोदी की इस बात को सुनकर समझ आता है दोस्तों कि आपदा में अवसर खोजने का मंत्र नरेंद्र मोदी के सामने जो है वो बहुत ज्यादा है कह सकते हैं, और उनका आज का जो भरोसा है वो इस पे बहुत ज्यादा है। यानी ये मंत्र आज का नहीं है। गोधरा के कारण जो तबाही हुई उस पर कोई दुख जतलाने की जगह नरेंद्र मोदी अब भी अपनी वाहवाही करने में लगे हुए हैं, अपनी बहादुरी बता रहे हैं कि उन्हें सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर में जाने का जोखिम उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो गोधरा गए। अब सवाल यह है कि चाहे खुद को इंसान मानने की बात हो या गोधरा का जिक्र हो, ये सब बातें नरेंद्र मोदी को इस समय करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या इसीलिए कि मोदी को अब समझ आ रहा है कि उनकी सत्ता अब पहले के जैसी सुरक्षित नहीं है, बिहार में कब क्या होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए, या कुछ और है? उधर बिहार में तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर हमले बोल रहे हैं और साथ ही नीतीश के लिए इंडिया के दरवाजे खुले होने की बात भी हो रही है। आज फिर तेजस्वी यादव ने डीके टैक्स का आरोप लगाया है नीतीश कुमार पर। क्या कुछ कहा है, जरा उधर भी बिहार भी चलते हैं। नीतीश कुमार पर डीके टैक्स लगाने का आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, जरा उनको भी सुनते हैं। नरेंद्र मोदी कैसे खतरे में है, खतरे में कैसे एनडीए है, और इन सब में बिहार का क्या रोल है, और आज की तारीख में क्यों नरेंद्र मोदी को यह पॉडकास्ट या सो कॉल्ड पॉडकास्ट कहें इंटरव्यू करने की जरूरत पड़ी, और उसके अलावा दिल्ली के चुनाव में हो क्या रहा है, सब पर चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं तेजस्वी यादव को। फॉर्चुनेट चीज हो रहा है, आश्चर्य वाली चीजें हो रही है। 2018 के बाद से आप देखिए बिहार में सबसे बड़े पद जो है डीजीपी का हो, मुख्य सचिव का हो, अब केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया है। एक होता ना स्टेज में भी सजा करके रखने का, हम हैं, अब वो भी नहीं रह गया। ना डीजीपी की चल रही है, ना ही मुख्य सचिव की चल रही है। मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो इनको बुलाते भी नहीं है, नहीं ले जा भाई को अपना। वही रिटायर्ड जो अधिकारी है बराबर में लगाओगे तो मैं वही लोग जो है बिहार चलाने का काम करना। अभी कैसे छोड़ दो? अब बिहार में तो अभी डीके टैक्स जो है वो चल रहा है पूरी तरीके से। बिहार में वसूली, अधिकारियों का इधर से हेरा फेरी, ट्रांसफर, जो काबिल अधिकारी है, जो परफॉर्मर है, चाहे आईएएस हो आईपीएस हो, 90% ऐसे परफॉर्मर अधिकारियों को जो है सेंटिंग पद पे जो है डाल दिया गया। उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है, या उस ग्रुप में अगर बात नहीं मानी जाती है। तो सुन रहे थे आप यहां तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव ने डीके टैक्स की चर्चा क्यों की और इसके पीछे किन अधिकारियों पर निशाना साधा है, यह अभी साफ नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि 90% काबिल अधिकारियों को काम करने नहीं दिया जा रहा है, साइड लाइन किया जा रहा है। इससे समझ आता है कि आरजेडी अब प्रशासनिक अमले को भी प्रभाव में लेने और उसे सरकार के दबाव में न आने के इशारे दे रही है। जब अधिकारी वर्ग का साथ नहीं मिलेगा तो क्या बीजेपी की मनमानी चल पाएगी, यह सोचने वाली बात है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में एनडीए खतरे में दिख रहा है, वहीं दिल्ली में भी बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, यह नजर आ रहा है। आज रामदास आठवले ने भी अपने 15 उम्मीदवार दिल्ली के मैदान में उतार दिए हैं, और आप जानते हैं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और जेडीयू भी, यानी जीतन राम मांझी और उधर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी दिल्ली में हिस्सेदारी चाह रहे थे, ये दोनों पार्टियां, और जो बीजेपी ने नहीं दी है। ऐसे में अब बीजेपी क्या बिना एनडीए की ताकत के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला कर पाएगी, यह सोचना होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के खिलाफ तो हैं ही, लेकिन दोनों का पहला टारगेट बीजेपी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे में अगर अभी अलग अलग लड़ रही यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर साथ आते हैं तो फिर अंदर खाने यह तय होता है कि दोनों आपसी सहयोग करके बीजेपी को मात देंगे। तब बीजेपी कैसे इनका मुकाबला करेगी, यह भी एक सवाल है। इसीलिए क्योंकि अभी 17 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया जो है वो समाप्त होगी, और उससे पहले अभी बहुत दिन है, 5-7 दिन है, और इन 5-7 दिनों में
क्या कुछ होगा ये समझना होगा। आइए न्यूज पॉइंट में इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे कि किस तरह मोदी अब वक्त की सुइयों को पीछे घुमाकर पुरानी ताकत हासिल करने की जद्दोजहद में हैं, लेकिन बार बार नाकाम नजर आ रहे हैं। क्या खतरे में है नरेंद्र मोदी? क्या खतरे में है एनडीए या बीजेपी? और क्या आम आदमी पार्टी को मिलेगा हाथ का साथ? क्या केजरीवाल को मिलेगा राहुल गांधी का साथ? ये सब कुछ समझेंगे। आइए हमारे साथ कुछ बड़े साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका